नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष ऐप में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में वन्य जीवों के संरक्षण की। तो वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित हमने कुछ आपके वो बता दिए थे परियोजनाएं कौन कौन सी शुरू की गई थी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, क्रमबद्ध तरीके से मेरे बच्चों ध्यान रखना है आपको कि 1972 के अंदर शेर परियोजना शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया था। उसके बाद उसके ठीक एक साल बाद 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर भी आपको ध्यान रखना है और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद उसके जस्ट बाद हम देखें 1975 के अंदर 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल शुरू किया गया। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल या मगरमच्छ या घड़ियाल परियोजना शुरू की गई, क्रम में लगाने के लिए एग्जाम में आती हैं। उसके बाद हम देखें फिर 1987 के अंदर 1987 के अंदर गेंडा परियोजना शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया गया था। वो भी आपका पूछा जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। और उसके बाद 1992 के अंदर 1992 में एक और परियोजना शुरू की गई जिसको हम बोलते हैं हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में हाथी दिवस भी मनाया गया था, आपको पता होगा। तो ये भी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब हाथी परियोजना तक हम सारी की सारी परियोजनाओं के बारे में जान चुके थे जो 1992 में हुई। उसके बाद 1999 में एक और परियोजना शुरू की जाती है जिसको हम बोलते हैं कछुआ परियोजना। तो प्रोजेक्ट टॉर्टॉइस या कछुआ परियोजना जो है एक समुद्री कछुए को बचाने के लिए परियोजना शुरू की गई थी। तो उसका भी हमको पता होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क उसके लिए संरक्षित किया गया है और ये कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से हम जान चुके हैं, मैं एक बार आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा जिससे कि आपको याद रहे आगे के लिए। तो देखिए, क्रमबद्ध तरीके से हम बात करें यहां पर, तो 1972 में 1972 में हम एक परियोजना की बात कर चुके हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन। उसके बाद 1973 में एक और परियोजना शुरू की गई, इसको हमने बोला प्रोजेक्ट टाइगर। और टाइगर के बारे में हम बात कर चुके, 51 टाइगर रिजर्व है। उसके बाद 1975 में एक और परियोजना शुरू की गई, इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। 1987 में एक और परियोजना शुरू की गई, इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट राइनो। राइनो नाम दिया गया, गेंडा परियोजना नाम दिया गया। और उसके बाद 1992 के अंदर एक और परियोजना शुरू की गई, इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये परियोजनाओं की हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये परियोजना क्रमबद्ध तरीके से ध्यान रखें, इसको नाम दिया गया शेर परियोजना। साल भी ध्यान रखें किस ईयर में शुरू की गई, इसको नाम दिया गया टाइगर परियोजना। टाइगर या बाघ परियोजना। बाघ परियोजना। इसको नाम दिया गया घड़ियाल या मगरमच्छ परियोजना। मगरमच्छ या घड़ियाल। घड़ियाल परियोजना। इसको नाम दिया गया गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना। और लास्ट में ये बात आती है किसकी, हाथी परियोजना। तो ये क्रम से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस किस तरह से ये परियोजना यहां पर शुरू की गई। तो यहां तक हम बात कर चुके थे शेर परियोजना, टाइगर परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गेंडा परियोजना और हाथी परियोजना। इसके बाद हम बात करेंगे आगे जिसको हम बोलते हैं 1999 में शुरू की गई, इसको बोलते हैं कछुआ परियोजना। तो एक समुद्री कछुआ है जो विलुप्त प्रजाति के रूप में जाना जाता है, संकटग्रस्त प्रजाति में आता है, उसके लिए एक परियोजना और शुरू की गई और इसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट लिख लेना, इसको नाम दिया गया कछुआ परियोजना या समुद्री कछुआ परियोजना। ठीक है, तो लिख लेना प्रोजेक्ट टॉर्टॉइस।
तो टॉर्टोइस प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, ये शुरू किया गया 1999 के अंदर, 1999 में। अब यहाँ पर क्या है कि एक विशेष प्रकार का कछुआ है जिसको बोलते हैं ऑलिव रिडले कछुआ। और ऑलिव रिडले कछुआ क्या है, समुद्र में पाया जाता है, लेकिन अंडे देने के लिए वो भारत में आता है। अंडे देने के लिए कहाँ आता है, भारत में। और भारत में भी कहाँ आता है, उड़ीसा के तट पर। तो अंडे देने के लिए जब उड़ीसा के तट पर आएगा और अंडों से उसकी जनसंख्या में वृद्धि होगी। जब ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने नहीं आ पाएगा किसी कारणों से, मानवीय गतिविधियों के कारण, प्रदूषण के कारण, तो जाहिर सी बात है उसकी संख्या में निरंतर क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। इसके कारण ये परियोजना शुरू की गई। और भितरकनिका, ध्यान रखना, एक राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, इसी के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर लिख लें, लिख लेना समुद्री कछुआ ऑलिव रिडले, ऑलिव रिडले की संख्या में वृद्धि करने के लिए वृद्धि करने के लिए 1999 में उड़ीसा में स्थित भितरकनिका, उड़ीसा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क को संरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क सीधा भी आपसे पूछा जाता है कहां पर स्थित है, क्योंकि ये जाना जाता है किसके लिए, प्रसिद्ध भी है। तो ध्यान रखना, ऑलिव रिडले कछुए के लिए ये प्रसिद्ध है। और ऑलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए, इसकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए ये कछुआ परियोजना शुरू की गई। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना कछुए के लिए या ऑलिव रिडले कछुआ। तो ये ऑलिव रिडले कछुआ यहाँ पर पाया जाता है, उसके संरक्षण की ये कछुआ परियोजना शुरू की गई। इसके बाद हम बात करें एक और परियोजना की जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम बात कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं, अगला पॉइंट लिख लेना, इसको बोलते हैं गांगेय डॉल्फिन, गांगेय डॉल्फिन। ठीक है, अब गांगेय डॉल्फिन की बात करें तो आपको पता होगा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं, या गांगेय डॉल्फिन के लिए किस वन्य जीव अभ्यारण्य को संरक्षित किया गया है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, गांगेय डॉल्फिन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि ये गंगा में प्रदूषण की मात्रा को बताती हैं। जैसे जैसे गंगा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से गांगेय डॉल्फिन की संख्या में निरंतर क्या होती है, कमी होती चली जाती है। तो ये किसका सूचक है, एक तरह से गंगा में प्रदूषण का भी सूचक है। तो इनकी संख्या जब लगातार कम होती चली गई तो इनके संरक्षण के लिए इनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। तो 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। और बिहार में एक जगह पड़ती है विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य को इसके लिए क्या किया गया, संरक्षित किया गया। ठीक है, तो गांगेय डॉल्फिन ध्यान रखना राष्ट्रीय जलीय जीव है, एक तो राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए कौन सा है, तो गांगेय डॉल्फिन है। कब घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर
5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया इसको 5 अक्टूबर 2009 को। ये ध्यान रखना, ये जो जीव होता है ध्यान रखना जन्मांध होते हैं, जन्मांध, जन्म से ही क्या होते हैं, अंधे होते हैं, जन्मांध जीव। इनकी आंख में केवल एक लेंस लगा रहता है, एक लेंस लगा रहता है। वो लेंस केवल क्या होता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है, इनको वैसे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये जन्मांध जीव होते हैं, जन्मांध जीव होते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें सॉस भी कहते हैं, इन्हें सॉस भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि, प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि से गांगेय डॉल्फिन की संख्या में, गांगेय डॉल्फिन की संख्या में भारी गिरावट हुई, भारी कमी आई। इसी वजह से ध्यान रखना विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखना इसके लिए याद रखना, विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर बिहार। तो भागलपुर बिहार में विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य जाना जाता है किसके लिए, गांगेय डॉल्फिन के लिए। तो गैंगटिक डॉल्फिन का नाम जब भी आता है तो ध्यान रखना विक्रमशिला आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम ध्यान रखना है। तो इसके संरक्षण के लिए यहाँ पर इसको विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। गांगेय डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। गांगेय डॉल्फिन क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है और 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया। तो ये कुछ तथ्य ध्यान रखें, जंगली जलीय जीवों के बारे में भी इस तरह से पूछ लेते हैं। तो ये तो बात हो गई भारत में वन्य जीव संरक्षण से लेकर। तो देखिए हमने जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात कर ली, हमने जैव संरक्षित क्षेत्रों की बात कर ली, हमने टाइगर रिजर्व की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, राष्ट्रीय पार्कों की। तो राष्ट्रीय पार्कों से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है और कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है या किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क किस किस राज्य में पड़ते हैं, वहीं से सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनता है। ठीक है, तो यहीं पर हम बात करेंगे इन सारे के सारे उसकी। तो हेडिंग डालने आप राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य में मात्र एक ही अंतर होता है कि राष्ट्रीय पार्क पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र होते हैं, यहां पर मानवीय गतिविधियां बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में सरकार की अनुमति से कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे शिकार करना है, लकड़ी काटना है, ये सारे काम हम वन्यजीव अभयारण्य के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अनुमति के आधार पर। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क के अंदर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित होती हैं, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यहां पर अलाउ नहीं होती हैं। तो राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो राष्ट्रीय पार्कों की कुल संख्या पता होना चाहिए आपको कितनी है।
तो राष्ट्रीय पार्कों की कुल संख्या अब बढ़कर हो गई 104। 104 राष्ट्रीय पार्क है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क आपको ध्यान रखना है, यह है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है जो स्थित है कहाँ पर? लद्दाख के अंदर आपका पड़ता है। लेह लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, जो जाना जाता है किसके लिए? हंगुल हिरन के लिए जाना जाता है। हंगुल हिरन, ठीक है। तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क, ध्यान रखना, फैक्ट सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कुल संख्या 104 हो गई। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। और आपसे दूसरा फैक्ट पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कोई बता सकता है गैस करके कौन सा हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए मैं ही बता देता हूं आपको, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क आपको पता है तो अच्छी बात है, और पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न आपका पूछ सकते हैं सीटेट में और रीट में, ये सीधे प्रश्न इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी बटन। दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क। और दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क की अगर बात हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये कहां पर स्थित हो सकता है। मैंने शायद बताया भी होगा पहले, जब द्वीप समूह मैंने कराए थे तो पूछ लिया जाता है कि उत्तरी बटन दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित हैं। तो उत्तरी बटन और दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित हैं? ये स्थित है अंडमान और निकोबार में। अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ता है दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। बटन आपको पता ही है, बटन कैसी होती है? छोटी होती है। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क। अगला एक और प्रश्न यहां पर लिखेंगे, एक और फैक्ट यहां पर लिखेंगे, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क, भारत का सबसे पहला भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछा जाए कौन सा है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो ये भी शायद हम बात कर चुके हैं, ये है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये ध्यान रखना, पहला टाइगर रिजर्व भी है और पहला राष्ट्रीय पार्क भी है। तो पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसको हेली राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता था। तो ध्यान रखना, इसको हेली राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क। और आपसे पूछा जाए कि सबसे अंतिम 104वां भारत का सबसे अंतिम, मतलब 104वां, ठीक है। तो 104वां राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए, सबसे अंतिम राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए, तो ये ध्यान रखना, ये है कूनो राष्ट्रीय पार्क। कूनो राष्ट्रीय पार्क। कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश के अंदर आप इसको लिख लें। तो कूनो राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखना,
सबसे आखिरी 104वां जो राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, वो पूछ सकते हैं क्योंकि 103 थे पहले, अब 104 हो गए। तो 104वां जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है कूनो राष्ट्रीय पार्क। तो कूनो राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे अंतिम राष्ट्रीय पार्क है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई राष्ट्रीय पार्कों की। और अगर पूछा जाए वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो दोनों को यहां पर और फैक्ट लिख लीजिए जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात होती है तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ध्यान रखना क्या है, यह है कच्छ का रण। कच्छ का रण ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहां पर है, गुजरात के अंदर है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पता होना चाहिए। तो कच्छ का रण जो है वो जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है जिसका नाम है जंगली गधा। तो जंगली गधे के लिए जाना जाता है कच्छ का रण। तो ये एकमात्र ऐसा गधा है जिसका प्रचार वहां की सरकार भी करती है, अमिताभ बच्चन भी इसका ऐड करता है। तो ऐसा महान एक गधा है ये जिसके लिए जो है वो सरकार प्रचार करती है, ठीक है। तो ये जंगली गधा जो है वो एक प्रजाति है गधों की जो केवल यहीं पर पाई जाती है। तो ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। अब हम बात करें भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य तो भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको बोलते हैं बोर टाइगर रिजर्व। बोर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र के अंदर, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। छोटा टाइगर रिजर्व भी है और छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर। अब एक व्यक्ति का नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है, आपने सुना होगा सलीम अली। सलीम अली, तो सलीम अली का नाम जब भी आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा, आप बोल देंगे कौन सा, इनको हम बोल देते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। पक्षी विज्ञानी थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा पक्षियों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया। तो ये भारत के प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के टाइगर मैन कौन है, टाइगर मैन, ठीक है, तो टाइगर मैन की बात आती है तो आपको पता ही होगा कि जयपुर राजस्थान के कैलाश सांखला जी जो हैं वो कहलाते हैं टाइगर मैन। इन्होंने टाइगर की जिंदगी को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो नाम लिखेंगे, देखिए पहला तो ध्यान रखें पक्षी विज्ञानी है, इसको बोलते हैं सलीम अली। सलीम अली, तो सलीम अली ध्यान रखना भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी कहलाते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको, ORNITHO, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं, ठीक है। ये इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण भी इस फील्ड में मिले हुए हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके नाम पर एक राष्ट्रीय पार्क है और 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है।
यही महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभार राष्ट्रीय पार्क पूछ लेते हैं और कभी कभार वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, इनके नाम पर एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, और वो राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। और सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होती है, तो केरल के अंदर और गोवा के अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इनके नाम पर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होती है तो गोवा और केरल आपको लगाना है, और राष्ट्रीय पार्क की बात होती है तो जम्मू कश्मीर लगाना है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें सलीम अली के बारे में, तो लिख लेना सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। तो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क की बात होती है तो ये जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, और सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य की बात होती है तो गोवा तथा केरल। तो गोवा और केरल राज्यों के अंदर 2 यहां पर इनके नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा और केरल में, और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए तो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें आगे हम यहां पर देखिए बात करें, एक और नाम लिख लेते हैं, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जी जो हैं ये कहलाते हैं टाइगर मैन ऑफ, इनको बर्ड मैन ऑफ ही बोला जाता है। एक और चीज यहां पर लिख लेना, सलीम अली को हम बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनको बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, हम राष्ट्रीय पार्कों की बात कर रहे हैं, तो स्टेट वाइज थोड़े से राष्ट्रीय पार्कों की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, जिससे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आए। तो ये तो बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करें राष्ट्रीय पार्कों की, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। तो एक एक स्टेट वाइज हम मेन राष्ट्रीय पार्कों को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भारत का मैप हमने ले लिया, और इसमें मेन राष्ट्रीय पार्कों को मैं शो कर देता हूं। पहले मैं ले लेता हूं कुछ उत्तर भारत के राष्ट्रीय पार्कों को यहां पर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो ये लद्दाख वाला रीजन है, तो इस लद्दाख वाले रीजन में एक राष्ट्रीय पार्क यहां पर लिख लीजिए, इसको बोलते हैं हेमिस राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही इधर की तरफ एक और राष्ट्रीय पार्क है जिसको सिटी फॉरेस्ट बोलते हैं या सलीम अली बोलते हैं, सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो सिटी फॉरेस्ट और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और यहाँ पर एक और राष्ट्रीय पार्क हम लिख लें, इसको बोलते हैं किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखें कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में आप ध्यान रखें, इस तरह से 3 मेन ध्यान रखने हैं आपको यहाँ पर। एक तो सलीम अली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किश्तवाड़ पूछ लेते हैं और हेमिस पूछ लेते हैं। हेमिस राष्ट्रीय पार्क आपको पता है किसके लिए जाना जाता है? ये हंगुल हिरन के लिए जाना जाता है। तो हंगुल हिरन के लिए आपको पता ही है यहाँ पर। अब देखिए बात करें हम उत्तराखंड की,
ये तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मेनली आपको ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पर खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए, ये तो जम्मू कश्मीर हो गई, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है इतना। हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना मेनली एक तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, और दूसरा आपको ध्यान रखना है खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क। तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क और खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर है। चाहे तो मैप पर नोट कर लो, चाहे अलग से भी लिस्ट बना लो स्टेट वाइज, उसमें आपको आसानी हो जाएगी याद रखने में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पिन वैली, जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क भी कहलाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम आ जाएं यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड में कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद है, नंदा देवी है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, फूलों की वैली ऑफ फ्लावर है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं उत्तराखंड को ले लेता हूँ। ये जो राज्य देख रहे हैं आप, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है जिम कॉर्बेट। तो ये हो गया उत्तराखंड, ठीक है। अब उत्तराखंड के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क हैं उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इस तरह से आप नोट डाउन कर लेंगे। तो मेन राष्ट्रीय पार्कों की देखिए बात करें तो सबसे पहले यहां पर लिख लें जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट आपको पता ही है सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद राजाजी उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद लिख लीजिए फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर भी कहलाता है। और नंदा देवी आप जानते ही हैं, लिखना चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी है और ये जैव संरक्षित क्षेत्र में भी आता है। तो जिम कॉर्बेट, राजाजी, गोविंद, गंगोत्री, फूलों की घाटी, ये जो राष्ट्रीय पार्क हैं ये कहाँ पर आते हैं? आपके उत्तराखंड के अंदर आते हैं। तो उत्तराखंड में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तराखंड की यहाँ पर बात हो गई। अब देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उसके बाद उत्तराखंड हो गया। पंजाब में कोई है नहीं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सुल्तानपुर जो है वो राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। तो हरियाणा में हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये हरियाणा राज्य है, ये हरियाणा है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क है उसको बोलते हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। HR लिख देता हूं, हरियाणा। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान आप देख पा रहे होंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरा ये राजस्थान है। ठीक है।
राजस्थान में जो मेन राष्ट्रीय पार्क है उनकी हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजस्थान के अंदर एक तो सरिस्का रणथंभौर केवला देव मुकुंद्रा हिल्स, ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर हैं? राजस्थान के अंदर है। ये सारे के सारे राष्ट्रीय पार्क की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर हैं? राजस्थान में। ठीक है, तो सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर आ गए? राजस्थान के अंदर आ गए। अब हम बात कर लें गुजरात की, तो गुजरात में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? गिर राष्ट्रीय पार्क। तो ये गुजरात हो गया, तो गुजरात में लिख लेना गिर राष्ट्रीय पार्क, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर। एशियाई बब्बर शेर के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय पार्क। यहां पर पड़ता है गुजरात में, गिर पहाड़ियों पर। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है कच्छ का रण। इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है वो सफेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी बोलते हैं। तो इतनी चीजें आपने यहां पर जान ली। हमने जम्मू कश्मीर की बात कर ली, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, हरियाणा की, राजस्थान की और इधर गुजरात की। अब कुछ और राज्यों की हम बात करेंगे, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद आगे चला जाए। ठीक है, इसी मैप में आप एक और लिख लीजिए, एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही राष्ट्रीय पार्क रह गया है, बाकी तो यहाँ पर आदमियों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि बाकी जीव रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको बोलते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आप लिख लीजिए यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलिए दूसरा मैप ले लेते हैं आगे। यहां पर कुछ चीजों को और जान लेते हैं इस क्षेत्र को। इतने भाग को यहां पर हम ले लेते हैं। तो ये तो महाराष्ट्र हो गया, सब लोग जानते हैं। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर एक लिख लेना, एक ही काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी। तो महाराष्ट्र के अंदर लिख लेना संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ध्यान रखना कौन सा है? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क की बात करें। अब हम बात करें कर्नाटक की। ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण है बांदीपुर। बांदीपुर कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, ये कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक। और कर्नाटक में लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहला तो लिखें बांदीपुर,
बांदीपुर, बांदीपुर कहलाता है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख हो जाएगा, कुद्रेमुख है, बांदीपुर है, ठीक है। बानेर घट्टा पड़ता है, एक और लिख लें, बानेर घट्टा। ये राष्ट्रीय पार्क आपको ध्यान रखने हैं कहां पर है, कर्नाटक के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान रखना बांदीपुर, क्योंकि हाथी के लिए और टाइगर के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है। तो बांदीपुर ध्यान रखना है, हाथी है और टाइगर रिजर्व दोनों के रूप में है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम बात करें केरल के अंदर, ये केरल राज्य है, तो केरल में एक तो अनाईमुदी है, ये केरल राज्य हो जाएगा। और केरल के अंदर एक एराविकुलम है, एराविकुलम भी हाथी के लिए जाना जाता है। एक अनाईमुदी है, अनाईमुदी सोला बोलते हैं उसको, अनाईमुदी सोला, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखें केरल के अंदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है अनाईमुदी, अनाईमुदी सोला। और दूसरा ध्यान रखना है एराविकुलम, एराविकुलम। तो ये दो राष्ट्रीय पार्क कहां पर हैं, केरल के अंदर आपके आते हैं। तो केरल में आपको ध्यान रखना है इस तरह से, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, और उसके बाद केरल। अब देखिए कुछ राष्ट्रीय पार्क हम और लिख लेते हैं, एक और लिख लें यहां पर, इसमें तमिलनाडु में, इसमें केरल में इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मुथुमलाई, मुथुमलाई। एक और लिख लें, इसको बोलते हैं मुकुर्थी, मुकुर्थी। ये लिख लें यहां पर केरल के अंदर। तमिलनाडु के अंदर आप एक लिख लें इधर, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें यहां पर, इस तरह यहां पर। तो इसको नोट करते हैं साथ साथ फटाफट से। यहां से यहां तक तेलंगाना है, इस तरह से, ये तेलंगाना, तेलंगाना। तो तेलंगाना में एक लिख लेना महावीर हिरण वनस्थली, तेलंगाना। तो महावीर हिरण वनस्थली ध्यान रखना, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। बाकी इतने महत्वपूर्ण यहाँ पर और जगहों पर नहीं है, तो ये मेन ध्यान रखें इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और मध्यवर्ती राज्यों की, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है। तो इसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैप ले लेते हैं जिस पर हम और चीज़ें जान लेते हैं इस क्षेत्र में। तो देखिए मध्य प्रदेश में इतना ले लेते हैं इस तरह से। मध्य प्रदेश के अंदर ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है बीचों बीच में,
9 राष्ट्रीय पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश पड़ता है बीचों बीच में। ठीक है, मध्य प्रदेश की देखिए बात होती है तो यहां पर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क है उसको मैं यहां पर लग देता हूं, पन्ना, पेंच, पन्ना, पेंच, माधव, कान्हा, माधव कान्हा राष्ट्रीय पार्क। तो पन्ना है, पेंच है, माधव है, कान्हा है, ठीक है। और अभी जो जुड़ा है कूनो, कूनो राष्ट्रीय पार्क, कूनो राष्ट्रीय पार्क। तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको इस तरह से ध्यान रखने हैं कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, इसके अलावा और लिखना चाहें तो एक और है बांधव, बांधवगढ़, बांधवगढ़। एक और है, इसको बोलते हैं फॉसिल, फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। एक और है सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। तो इस तरह से कई सारे राष्ट्रीय पार्क आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं पन्ना, पेंच, माधव, कान्हा, कूनो, बांधव, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, वन विहार भी एक वन विहार राष्ट्रीय पार्क। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क आपको ध्यान रखने हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखने हैं ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से थोड़ा सा आगे चले जाएं तो यहां पर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास करके एक राष्ट्रीय पार्क पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ है, इसके बगल में ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में लिख लेना यहां पर छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क और इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करें बिहार की। ये बिहार राज्य है और बिहार में वाल्मीकि एक ही राष्ट्रीय पार्क है, इसको याद रखें, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बिहार के अंदर, ध्यान रखें। अब जैसे ये उड़ीसा आ गया, यहां से यहां तक ये उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा के अंदर मैंने बताया था आपको, एक तो सिंपली पाल आपको ध्यान रखना है, एक भितरकनिका। तो सिंपली पाल और भितरकनिका कहां पर आ जाएंगे, उड़ीसा के अंदर। तो यहां पर उड़ीसा है, उड़ीसा में लिख लेना सिंपली पाल, सिंपली पाल और भितरकनिका। सिंपली पाल और भितरकनिका कहां पर आ गए, उड़ीसा के अंदर। उसके बाद
ये जो राज्य आप देख रहे हैं, ये राज्य है यहां से लेकर यहां तक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल में यहां पर एक पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में इस जगह पर एक पड़ता है, इसको बोलते हैं बुक्सा। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा ध्यान रखें। और एक यहां पर लिख लें, इसको बोलते हैं जलडपरा, जलडपरा। और एक यहां पर लिख लें सुंदरवन, सुंदरवन। तो बुक्सा, जलडपरा और सुंदरवन ध्यान रखना यहां पर है। इसके अलावा और भी हैं, गोरुमारा है, सुंदरवन, सिंह लीला है, लेकिन 3 मेन ध्यान रखें। बुक्सा पूछा जाएगा आपसे, और आपका जलडपरा और सुंदरवन। तो ये ध्यान रखें कहाँ पर है, ये आपके पड़ गए पश्चिमी बंगाल के अंदर। अब पश्चिमी बंगाल से थोड़ा सा आगे चले जाएं तो एक और राज्य आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं असम। और असम में भी कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं। ये असम हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये असम है, ठीक है। तो असम के अंदर हम बात करें तो 2 तो आपको याद ही होंगे, एक तो मानस हो जाएगा, एक काजीरंगा। तो 2 ही याद रखें, आपको काफ़ी है, बाकियों की इसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं जानने की। तो यहाँ पर 2 लिख लें। असम के अंदर, असम में एक तो ध्यान रखें मानस, और दूसरा ध्यान रखना है काजीरंगा। और काजीरंगा आप जानते हैं किसके लिए है, प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और मानस प्रसिद्ध है किसके लिए, हाथी के लिए। मानस कहाँ पर पड़ता है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है मानस। तो ये ध्यान रखें, ये हो गया कहाँ पर, असम के अंदर, ठीक है। अब उसके बात करें एक मणिपुर में, यहाँ पर जो राज्य आप शायद देख पा रहे हो, ये तो अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया। तो यहाँ पर एक और राष्ट्रीय पार्क पड़ता है इस जगह पर, इस जगह पर, यह है मणिपुर। मणिपुर के अंदर लिख लेना इटंकी, इटंकी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इटंकी ध्यान रखें। और मणिपुर के अंदर एक और तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी आपका दिखाई देता है, सर इसको रख के यहाँ पर लिख के दोबारा से मिटाता हूँ इसको। ये तो है मणिपुर, और मणिपुर के ऊपर पड़ता है नागालैंड। मणिपुर के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखें, ये है नागालैंड। तो मैं इन दोनों के इधर लिख देता हूँ एक एक करके। तो ये तो ध्यान रखें, इस तरह से हो गए मैप पर। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको और नोट करा दूँ। एक तो लिख लें यहाँ पर नागालैंड, इटंकी नागालैंड में पड़ता है, ना कि मणिपुर में, ध्यान रखना। तो नागालैंड के अंदर लिख लेना इटंकी राष्ट्रीय पार्क, और मणिपुर में पड़ता है केबुल लैम्जो। मणिपुर में लिख लेना केबुल लैम्जो, केबुल लैम्जो राष्ट्रीय पार्क। और यही केबुल लैम्जो राष्ट्रीय पार्क है जिससे प्रश्न आपका बनता है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तो इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखना कहां पर पड़ता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पड़ता है मणिपुर के अंदर, जिसका नाम है केबुल लैम्जो। तो मणिपुर में एक झील पड़ती है जिसका नाम है
लोकतक झील, तो इस लोकतक झील के अंदर ये राष्ट्रीय पार्क आपका आता है। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हो गए। अब इसके बाद हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में जिस तरह से मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय पार्क हैं, उसी तरह से अंडमान निकोबार में ध्यान रखना 9 राष्ट्रीय पार्क पड़ते हैं। तो अंडमान निकोबार के अंदर भी राष्ट्रीय पार्क हैं, उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार से भी। तो अंडमान एवं निकोबार, तो अंडमान निकोबार के अंदर 9 राष्ट्रीय पार्क हैं। और सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो पड़ते हैं कहां पर, अंडमान निकोबार में। अकेले 64 जो है वो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। तो अंडमान निकोबार के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें पहला लिख लीजिए आप, इसको बोलते हैं महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क। इसका पहले नाम कुछ और था, पहले कहलाता था ये बंडूर मैरीन राष्ट्रीय पार्क। तो बंडूर मैरीन राष्ट्रीय पार्क का नाम बदल कर रख दिया है वो महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा दूसरा राष्ट्रीय पार्क है, इसको बोलते हैं रानी झांसी। तो रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। एक और राष्ट्रीय पार्क है, इसको हम बोलते हैं कैंपवेल राष्ट्रीय पार्क। कैंपवेल राष्ट्रीय पार्क। एक और राष्ट्रीय पार्क की हम बात करें, ये कहलाता है हैरियट तथा हैवलॉक। ये अंग्रेजों के नाम पर हैं, हैरियट तथा हैवलॉक राष्ट्रीय पार्क। और एक और कहलाता है, इसको बोलते हैं हम गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क। गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क। और एक और लिख लें, इसको हम बोलते हैं सैडल पीक राष्ट्रीय पार्क या सैडल चोटी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और इसके अलावा जो 7वां राष्ट्रीय पार्क है, इसको बोलते हैं उत्तरी बटन। बटन के आकार के छोटे छोटे द्वीप हैं। उत्तरी बटन राष्ट्रीय पार्क, मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क, मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क। और नेक्स्ट देख लें दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क। दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क। और यही जो राष्ट्रीय पार्क है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क है। तो ये तो मेन राष्ट्रीय पार्कों की बात हो गई। स्टेट वाइज मैंने आपको राष्ट्रीय पार्क बता दिए, कहां पर कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। मेन आपको ध्यान रखने हैं। मेन राजस्थान में आपको ध्यान रखे हैं सरिस्का, रणथंभौर, मुकिंद्रा हिल्स और ये केवलादेव। केवलादेव सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये आर्द्र भूमियों में भी आता है। तो अगली क्लास में हम आर्द्र भूमियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन सी रामसर सम्मेलन के अंदर शामिल की गई आर्द्र भूमियां हैं। तो उन आर्द्र भूमियों के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, कुछ पक्षी अभ्यारण्य के बारे में भी बात करेंगे। जैसे पित्ती पक्षी अभ्यारण्य जो लक्षद्वीप में पड़ता है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक तो ये भी पक्षी अभ्यारण्य है। कुछ रामसर सम्मेलन के अंदर आर्द्र भूमियां हैं, क्योंकि आर्द्र भूमियों की संख्या 2020 में बढ़ गई है। 10 आर्द्र भूमियों को और जोड़ दिया गया है, तो आर्द्र भूमियों की संख्या बढ़कर अब 37 हो गई है।
पहले 26-27 आर्द्र भूमियां हुआ करती थी, उसके बाद आर्द्र भूमियों को बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखना ये कितने हो गए, अब 37 आर्द्र भूमियों की हो गई हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे आर्द्र भूमियों के बारे में भी, तो ये नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को, थैंक यू।